सतलुज मूवी पंजाब में जो है ये OTT पे रिलीज़ होती है। काफ़ी समय से बन रही थी अलग नाम से। आज पूरा पंजाब का जो है माहौल गरमा गया है। पंजाब में चुनाव आने वाला है और इस मूवी ने पूरा एक तरह से पंजाब का माहौल एक गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला, अगर मैं कहूँ तो ये वो भूमिका निभा रही है। आज हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी हैं। सुशील जी कहाँ से हैं? मेरा प्रॉपर जो गांव है वो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट, जिसका फिल्म में भी नाम लेता है वो पट्टी एरिया, पट्टी तरन तारण, वो वही डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और गांव पट्टी से 6 किलोमीटर मेरा दूर है गांव। अच्छा जी। तो ये तरन तारण से ही है। तो ये अच्छी, इस फिल्म में कई लोग कह रहे हैं कि कुछ मनगढ़ंत आंकड़े हैं, सिर्फ सरदारों का दिखाया गया है, अपना पक्ष दिखाया गया है, बल्कि हिंदू का भी इसमें काफ़ी आंकड़ा है। 36,000 का आंकड़ा कोई देता है। अभी जगमीत सिंह बिट्टू ने भी जो बयान दिया था जी। तो थोड़ा इस मूवी के बारे में बताओ कि कितनी सच्चाई है और कितना जसवंत सिंह खालड़ा जी, उनका क्या पीछे बैकग्राउंड रहा, किस विचारधारा से थे, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताओ। ऐसा है, जसवंत सिंह खालड़ा पहले लेफ्टिस्ट थे, लेकिन बाद में वो जैसे ही भिंडरावाला के संपर्क में आए तो वो उनके खालिस्तानी विचारधारा उन्होंने अपना ली। और वो एक मैगजीन भी निकालते थे जिसका नाम था लिबरेशन खालिस्तान। तो वो लिबरेशन खालिस्तान का मैगजीन भी निकालते रहे हैं। तो वो खालिस्तानी विचारधारा के ही थे। अब जो रियल ये जो 25,000 का आंकड़ा बताया, 25,000 का आंकड़ा कोई नहीं बता रहा, क्योंकि 25 वो रियल जो आंकड़ा बताया गया उसमें जो उन्होंने शब्द जुलाए थे वो 2068 का उन्होंने केस किया था। जो सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था वो उसमें 2068 शब्द जो है लवारस कह के जो पुलिस ने जलाए थे, उसमें कुछ हिंदू नाम भी है कि लवारस कह के उसमें हिंदू नाम भी है। वो कैसे जलाए, मान लो कोई लवारस हिंदू नाम से मिला पुलिस को तो वो भी जला दिया। लेकिन अब ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उसमें सिर्फ सिखों को मारा गया है, मैं एक्चुअली उसी एरिया का हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मान लो पुलिस ने किसी को नजायज मारा, हम उसको भी गलत कहते हैं, क्योंकि कानून था। तो कानून क्या मतलब होता है कि पुलिस पकड़ती है तो अदालत लेके जाती है, लेकिन अदालत पुलिस लेके कैसे जाती? अदालत में भाई साहब जज उनके मुकदमे नहीं सुनते थे, उनकी फैमिली, अपनी फैमिली का डर होता था। गवाही कौन देगा किसको अपने बच्चे मरवाने हैं? तो उनकी गवाही कोई नहीं देता था। तो जब ये पूरा तरन तारण, गुरदासपुर, ये जंडियाला, फिरोजपुर का मखू एरिया, जानी जो पाकिस्तान बॉर्डर का एरिया है, वो पूरी तरह से एक तरह मैं कह दूं तो गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक तरह से खालिस्तान बन चुका था। जो वो कहते थे वही होता था। वो कहते थे आज बंद रहेगा, बंद रहता था। वो कहते थे आज आप रोटी नहीं खाओगे, नहीं खाते थे लोग। तो ऐसा जब माहौल था तो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो बीच में क्या हुआ कि चुनाव आए, जैसे इनका सरकार बनी कांग्रेस की, कैसे बनी कि नरसिम्हा राव जी ने जब पंजाब में चुनाव कराए तो जितने भी खालिस्तानी थे उन्होंने कॉल दे दी कि आप बाइकआउट करेंगे हम चुनाव का। तो अकालियों ने भी, यानी दूसरी पार्टियों ने भी, सबने विरोध किया। तो बेअंत सिंह की सरकार बन गई, क्योंकि एक तरफा कांग्रेस में जितनी वोट गए 10% पड़े या 15% पड़े, उससे उसकी सरकार बन गई। तो सेंटर के साथ मिलकर उन्होंने KPS गिल को लाए। तो KPS गिल की ने एक ऐसी टीम बनाई। अब वो इस फिल्म में भी उन्होंने बोला है कि ठीक है खालिस्तानियों के लिए अजीत सिंह संधू जो SSP थे उनके लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन वो एक बहादुर योद्धा था जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। बेशक उसको सिस्टम ने मरवाया, उसको खुदकुशी करनी पड़ी, क्योंकि ऐसे लोगों को तो इनाम मिलना चाहिए था जिसने बेकसूरों को जान बचाई। देखो भाई साहब, उस टाइम ऐसा माहौल था, हमारे रात में घरों को आके रात में जिसको मर्जी उठा के मार देते थे। कोई किसी की एक कौड़ी भी मोल नहीं था, तुम बोल नहीं सकते थे उनके सामने। AK-47 बच्चों के हाथ में बढ़ा के वो पकड़वा दी। 15 साल के, 20 साल के ये जवान खून होता है, उनको कुछ पता नहीं होता। उनके हाथ में धर्म के नाम पे पकड़ा के कहता गुल्ली राम छुल्ली राम को काट दो, तो वो रात को आ जाते थे। हाँ, इसमें तो एक वीडियो भी वायरल हो रही थी कि बच्चे जो हैं वो अपनी माता के साथ बैठ रहे हैं, अपनी माँ के साथ बैठे और कभी उन पे तान रहे हैं, मतलब दिखाने के लिए एक अपना जैसे प्रभाव दिखाते हैं ना। देखो हाँ, AK-47 हाँ, वो सपना। हाँ, तो वो ऐसे बच्चे जो दिखा रहे हैं, कोई ऐसे बच्चे जो दिखा रहे हैं अपनी माँ के पास, उनके हाथ में देखो, उनकी उम्र देखो, और उनके हाथ में कितने खतरनाक हथियार है। वो तो हथियार उस टाइम पुलिस के पास भी नहीं थे। तो ऐसे लोगों को ठीक है, मैं कहता हूँ उन्होंने गलत मारा। ठीक है, खालड़ा जी ने जो किया वो देश के कानून के हिसाब से उनको सजा दिलवाई पुलिस वालों को, ठीक है। लेकिन जो 35,000 बेकसूर मारे गए हैं, जो पुलिस वालों के परिवार मारे, जो हिंदुओं के मारे, अब एक और मजाक हमारे साथ हो रहा है कि जी बताओ आपके पास 35,000 का आंकड़ा मांगते हैं। भाई साहब सुनो, 21,700 का
कौन कौन देख रहे हैं? नहीं, हम कोई वो खड़े कर रहे हैं, कोई कोई हम अपने बात करें 21,700 का आंकड़ा तो सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो विधानसभा में दे चुके हैं, क्योंकि विधानसभा और संसद में आप गलत नहीं बोल सकते। जो जो तथ्य है, जो आपके पास गवर्नमेंट के पास लिस्ट है, वो वही बतानी पड़ती है। और 21,700 का तो आंकड़ा है, और जो ऐसे बेकसूर मार के नदी में फेंक दिए, कोई कहीं डाल दिया, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। मैं अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि इन गलतियां जो हुई वो पाकिस्तान ने करवाई या जिसने भी करवाई, हिंदू और सिखों को, हम दोनों को इस चीज का, इससे सबक लेना पड़ेगा, इससे लेसन लेना पड़ेगा, ताकि पंजाब में ये दोबारा ऐसी गलती ना हो। भाई साहब, आज भी सिखों और हिंदुओं का आपस में 9 मास का रिश्ता है, बेटी रोटी की साझ है। आधे परिवार सिख है, आधे परिवार हिंदू है, तो हमें कैसे अलग कर सकता है कोई? लेकिन ये चंद लोगों ने आके उस टाइम ऐसा माहौल बना दिया था। 15 साल भाई साहब टेंटों में रहना पड़ा, और कैसे जिंदगी हमने जी है तो हम मतलब बता नहीं सकते। अब बच्चे जवान हुए हैं साथ में, अब हम सुख की रोटी खाने लगे, नहीं तो 15 साल कितना मतलब संघर्ष करना पड़ा है। मतलब अपने देश में हम शरणार्थी बन गए थे, अपनी जायदादें कौड़ियों के भाव में बेची हमने। देखिए, पक्ष एक पकड़ो ना। अगर आप इंसानियत की बात कर रहे हो, आप एक तबके की बात कर रहे हो वहाँ पे, और उसमें भी अगर एजेंडा देखकर सिर्फ अपना ही पर्टिकुलर एजेंडे के हिसाब से उसको मतलब चित्रार्थ कर रहे हो पर्दे के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं शक की सुई जो है दिलजीत के ऊपर उठ जाती है। और डायरेक्टर के ऊपर भी जाती है। आज मैं दिलजीत को एक बात कहूँगा, दिलजीत तेरे इसकी वजह से तेरा क्या मंशा थी, इसके पीछे पॉजिटिव नेगेटिव उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसकी वजह से आज पंजाब में एक चर्चा शुरू हो गई, वही डिवाइड एंड रूल जो पहले था ना कि बांटो आपस में, हिंदू सिख भाईचारे को तोड़ने का। आज स्पेशल कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर है ना, आज वो एक पक्ष पकड़ चुके हैं, क्योंकि उनको लाइक्स चाहिए, उनको व्यूज चाहिए। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री के साथ मैनिपुलेशन की जा रही है। हाँ। जो हिस्ट्री एक्चुअल में हिस्ट्री है, अरे हिंदू सिख भाईचारा जो है ना बड़ा मजबूत है। हाँ। अगर इतना कमजोर होता तो पंजाब में इस तरह से, जितनी पंजाब अगर रंगला पंजाब कहते थे वो बना भी बाद में अच्छा समय ठीक देखा हुआ, ठीक हुआ, वो लोग दोबारा, लेकिन अब दोबारा वो साजिश रची जा रही है। हाँ। ये वहाँ के रहने वाले हैं, आज इनसे हमने बात क्यों की है कि असलियत सामने आए, और कुछ और यही तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो, उसमें एक जो नर्स बताई है फिल्म में, वो खुद बताती है, उसका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि एक परिवार, जैसे हम लोग आए हैं वहां से उठ के, ऐसे ही एक हिंदू परिवार माइग्रेट करके बाहर चला गया था, लेकिन गांव में कोई मेला था, और वो मेला उनके बुजुर्गों का ही था, कोई उनके बुजुर्गों की समाज पे मेला था। वो गए वहां पे, उन 5 परिवार के जियों को मार दिया, जिसमें एक बच्चा था। वो खुद बताती है कि बच्चा इतना सुंदर था, बताओ उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसने किसी का क्या कसूर किया था। भाइयों, इस करके ये जो धर्म के नाम पे लोग भड़काते हैं अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि उनको पाकिस्तान से फंड मिलता है ISI से, वो तो बोलेगा, लेकिन हमें सोचना है कि हमें अपनी सांझ बिल्कुल नहीं तोड़नी। हमें वही जैसे पहले रहते आए थे हमारे बुजुर्ग सदियों से, वही रहते आए हैं, और आगे भी ये सबक लेना है। ना हिंदू का बच्चा मरे, ना सिख का बच्चा मरे। इसलिए ऐसे लोगों को आगे लाओ जो पंजाब में अच्छा माहौल हो। पंजाब जो है नंबर 1 था, आज 17वें नंबर पे चला गया ऐसी गंदी राजनीति की वजह से। और मैं एक और बात इस वीडियो के माध्यम से हर देशवासी को कहना चाहूंगा, वो जरूर देखे कि पंजाब में के साथ किसने गंदा खेल खेला। एक YouTube पे मूवी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, प्रधानमंत्री एपिसोड 14, वो शेखर कपूर जी ने बनाई है। वो जरूर देखे, चाहे वो कोई हिंदू है चाहे सिख है, जो भी देशवासी है, वो जरूर देखे कि पंजाब को बर्बाद करने में किसका हाथ था। उसमें क्लियर आपको नजर आएगा। ये मेरी विनती है बस। आपने ये कहा कि उस मूवी में प्रधानमंत्री एपिसोड 14 हाँ, यूट्यूब पे, हाँ, सीरियल है वो। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्री बनी है उसमें। हाँ। शायद लोगों ने देखी भी होगी। आज मैं कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर देखता हूँ, बड़े बड़े नामी, हाँ। बड़े बड़े मिनिस्टरों के लेते हैं, वो भिंडरा वाले उनको खाड़कू का एक संत शब्द यूज करते हैं उनके लिए, और खाड़कू, क्या वो जस्टिफाई करता है ये संत एज ए भिंडरा वाले के नाम पे, या ये जो और जो उनके साथ लड़ रहे थे, कहते हैं कि इनको बदनाम किया गया है? नहीं, बिल्कुल बदनाम वाली कोई कहानी नहीं है। मैं तो भिंडरा वाले को उस टाइम से जानता हूँ जब वो पहली बार वो बने थे मुखी। उसको मुखी किसने बनाया? संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने। यहाँ से जो आज मंजीत सिंह जी के हैं, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के भी प्रधान रहे हैं, उनके फादर थे संतोष सिंह जी, जथेदार संतोष सिंह जी। उनके हाथ वो भेजा, लेटर दे के भेजा था कि, क्योंकि पहले जो दंदमी टकसाल के चीफ थे बाबा करतार सिंह जी, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और भिंडरा वाले के साथ ज्ञानी जैल सिंह ने संजय गांधी को 2 बंदों से मिलाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि पंजाब में हमारी सरकार परमानेंट हो जाए, इसलिए सिखों को डिवाइड करो। पहले जो रूल था, चाल ये थी, सिखों को डिवाइड करना था कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे कांग्रेस का कब्जा हो जाए भिंडरावाला के थ्रू। लेकिन इन्होंने क्या करा कि दमदमी टकसाल का मुखी भिंडरावाले को बनवाया। संतोष सिंह जी वो लेके गए कार के अंदर, वहां जाके बताया कि आप इनको जो नॉमिनेट करो, नहीं तो पहले उनका मुखी बनना था जो मंजीत सिंह, जो उनके बेटे थे,
इसके जो सिख स्टूडेंट फेडरेशन है उसके प्रधान भी थे वो, तो उनको दमदमी टकसाल का मुखी बनाना था। लेकिन ये संजय गांधी की स्पेशल चॉइस थी कि ये जरनैल सिंह को दमदमी टकसाल का भिंडरावाले को इनका मुखी बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत जिसको कहते हैं दबंग स्वभाव के थे। तो इनको कांग्रेस ने ही बनवाया है। वो ये खेल कांग्रेस ने ही गंदा खेला। उसमें जो प्रधानमंत्री एपिसोड 14 यूट्यूब पे जो डॉक्यूमेंट्री, उसमें सारा कुछ दिखाया गया कैसे गंदा खेल इन्होंने खेला, इन्होंने बर्बाद किया। आज मैं पंजाब के हिंदुओं को भी कहना चाहता हूँ, भैया तुम कांग्रेस को वोट आज तक देते आए हो, लेकिन इनको भी देखो भाई, इन्होंने हमें बर्बाद किया था। मैं कोई बीजेपी का कोई लीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता, क्योंकि मैं दिल्ली आया तो मैं समझ गया, मैंने वो चीज देखी कि हमें किसने बनाया और कौन हमारा सहारा बना। यहाँ आके भी बीजेपी ने ही हमें संभाला, और उसी ने फ्लैट तक हमें, जब उनकी सरकार अटल जी की आई तभी फ्लैट हमें मिले, अपना घर मिला। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो कांग्रेस है इसने गंदी खेल जो खेली। भिंडरावाले वो कौन थे उसमें डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है। और भिंडरावाले आज जो संत की आपने पूछा, ये प्रचार करते थे धर्म का, ठीक है, धर्म का प्रचार ये दमदमी टकसाल करती थी, इनका पूरा प्रभाव था क्षेत्र में। लेकिन प्रभाव करते करते जब राजनीति गंदी खेली तो ये उसमें इनका सपोर्ट देने लगे। तो लेकिन जब बाद में कांग्रेस ने इनको भी धोखा दिया, कैसे धोखा दिया मैं बताता हूँ। 13 अप्रैल 1978 को गुरबचन सिंह निरंकारी जी का, वो बाबा थे, वहाँ के चीफ थे, उनका सत्संग था अमृतसर में, और उस सत्संग को रोकने के लिए भिंडरावाले के लोग गए। इनकी आपस में वहां लड़ाई हुई और गोली चली, जिसमें भिंडरावाले के 13 आदमी मारे गए। लेकिन इंदिरा गांधी ने या उसकी कांग्रेस सरकार ने या दरबारा सिंह की जो उस टाइम बादल की सरकार थी, वो बादल के ऊपर भी वो एलिगेशन लगता है कि उन्होंने वहां से बचा के निकाला उनको। लेकिन जब भिंडरावाले का साथ कांग्रेस ने छोड़ दिया, ये निरंकारियों के साथ हो गए, तो भिंडरावाला इनसे बागी होके वो पाकिस्तान के साथ मिल गया, वहां से हथियार लेके पूरी। तो फिर तो वो आपने देखा ही है को क्या हाल हुआ पंजाब का। ये गेम खेली कांग्रेस ने, भिंडरावाले को भी धोखा कांग्रेस ने दिया। और जब वो निरंकारी बाबा के साथ लड़ाई हुई, उनके 13 आदमी मर गए, तो इन्होंने निरंकारियों का साथ दिया, भिंडरावाले के लोगों का साथ छोड़ दिया, तो वो इनसे बागी हो गए। फिर वो सारे पहले निरंकारियों को मारना शुरू करा, फिर कांग्रेसियों को मारना शुरू करा। जब वो पाकिस्तान से मिल गए तो ISI ने कहा कि ये तो पूरा पंजाब ही आप ले दोगे, हिंदुओं को मारो, कुछ भाग जाएंगे डर के मारे। तो जब इधर से हिंदुओं को मारोगे, उधर से सिखों को मारेंगे, सिख इधर आ जाएंगे, तो तुम्हारा खालिस्तान अपने आप ही बन जाएगा। ये गंदी खेल ISI ने खेली है। भिंडरावाला खैर नहीं सोचते ये चीज, लेकिन ये चीज ISI ने उनके दिमाग में डाली और उनके बंदों को ट्रेंड किया। और जब तक जैसे बसों में पहला कांड हुआ, ढिलवा कांड, पहला जो ढिलवा बस कांड हुआ, उसके बाद कि कांड होने के अगले दिन ही एक बहुत बड़ी देश की मशहूर पत्रकार थी तवलीन सिंह भिंडरावाले के पास गई। उन्होंने कहा आप इसकी निंदा करो। भिंडरावाले ने कहा कि मैं क्यों निंदा करूं, मैंने मरवाया ही नहीं, मैं क्यों निंदा करूं। यानी अगर वो निंदा कर देते तो हो सकता आगे हिंदुओं को उनके लोग नहीं मारते, लेकिन उन्होंने निंदा भी नहीं की। ये भी डॉक्यूमेंट्री में ऑन रिकॉर्ड है, मैं जो बोल रहा हूँ एक एक तथ्य सच है और पूरा प्रूफ के साथ उसमें दिया हुआ है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें कैसा झेलना पड़ा। मतलब उनकी चुप्पी थी, जो भी हिंदुओं के ऊपर जब बस रोक कर जैसे अलग कर उनको मारा जा रहा था, बच्चे जो भी थे, तो मतलब ये उसमें उनकी एक तरह से अगर हाँ नहीं थे तो ना भी नहीं थी। और एक उनका बयान है मंजी साहब से कि उनकी बस पकड़ ली थी और भाई मनजीत सिंह जो उनकी मदर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, तो उन्होंने गुस्से में आके बयान दिया था कि अगर बस शाम तक नहीं छोड़ दी तो मैं 5000 हिंदू कत्ल कर देंगे। भाई हमारा क्या कसूर था? आपकी लड़ाई, अगर इंदिरा से आपकी कोई लड़ाई थी, सरकार से लड़ाई थी, उनको मारते भाई, हमारा क्या कसूर था? हमने थोड़ी कहा था कि इंदिरा को कि ये काम करो या वो गंदी राजनीति खेलो। अच्छा, एक चीज अब लास्ट में, अगर जिस तरह से पहले हालात हुए, हाँ, आपको लगता है इस मूवी के आने के बाद वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? नहीं, माहौल तो बनाया जा रहा है, क्योंकि 2027 में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव का भी उसका एक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। मतलब मैं बड़े ऐसे देख रहा हूँ, खासकर जो गुरुद्वारे से डायरेक्ट संपर्क में जो लोग हैं, जिन्होंने अभी भी संत की उपाधि देकर रखी है जरनैल सिंह भिंडरावाला को, यहाँ हम देखते हैं मतलब एक उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, उनके बयान भी आते हैं, उनको भी मैनिपुलेट करके बताया जाता है कि ये सरकार का काम था, हिंदुओं को बस रोक की, उनको मारा गया, ये भी सरकार का काम था। KPS गिल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो बड़ा एक बुचर टाइप आदमी था। उनके लिए बुचर था कि उग्रवादियों को मारता था। भाई उन्होंने मेरे गांव में 3 बंदे मारे आज तक, जो सिख लड़के मारे, वो तीनों ही उग्रवादी थे। उन्होंने हमारे ताऊ जी की हत्या करी, मेरे ताऊ जी के लड़कों को भी मारना था, उन्होंने जमीन बेची थी वो, लेकर बच्चे पैसा लेके निकल चुके थे। तो इनका मतलब ऐसा मैं नहीं कहता कि कुछ जायज नहीं मरे होंगे, लेकिन मोस्टली ज्यादातर वो लोग मारे जिन्होंने, जिसका किसी वारदात में हाथ था। ऐसा नहीं है कि गांव में किसी भी सिख को उठा के मार देते थे, ऐसा नहीं हुआ। जो फिल्म में दिखाया गया 25,000 का आंकड़ा, वो मैं मानता ही नहीं, लेकिन हाँ ये मारे जरूर है पुलिस ने। हाँ, अच्छा, मारे हैं। चलो, ये एक वहाँ के रहने वाले जो ये बता सकते हैं कि उस वक्त के हालात कैसे हैं, ये वहाँ से रिफ्यूजी हैं। एक वो चीज़ है, कितने रिफ्यूजी होंगे इस पंजाब की मिलिटेंसी से
कितने हिंदू लोगों ने पलायन किया होगा? 20,000 परिवारों ने 3 डिस्ट्रिक्ट में पलायन किया, जो फिरोजपुर, गुरदासपुर और अमृतसर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम। तरन तारण तो बाद में बना, मतलब हम लोग भी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ही आते थे, तो हमारी तहसील थी तरन तारण तब। अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर तीनों बॉर्डर के एरिए, और तीनों में से 20,000 परिवार उठ के आए। कुछ लोग हरियाणा में चले गए, कुछ पश्चिमी पाकिस्तान पश्चिमी यूपी में चले गए, कुछ लोग हिमाचल में चले गए। लेकिन 10,000 का आंकड़ा तो गवर्नमेंट के पास, दिल्ली गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है। जो लोग रेफ्यूजी आके बैठे थे तो गवर्नमेंट से रिलीफ लेते थे। अच्छा, 10,000 का आंकड़ा तो 30,000 ही कोर्ट में वो रजिस्टर्ड हुआ। जो हमारे पंजाब के कार्ड थे, कितने जी है, वो जियो के हिसाब से रिलीफ मिलती थी। नहीं, अच्छा, उसके बाद जैसे यहाँ आपको रिलीफ मिला, हाँ। क्या पंजाब में पुनर्वास की कोशिश हुई पिछली सरकारों में? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। बड़ी हिंदुओं का तो कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। एक रेड कार्ड नाम से एक बुक आई है, वो 20 साल पुरानी, ट्रिब्यून की, रंजू एरिया करके, ऐसे मैं उसके नाम भूल रहा हूँ, रंजू है वैसे उसका नाम, रंजू आर्या जी जा एरिया ऐसे करके कुछ नाम है, उनकी किताब आई है। उन्होंने कहा कि मैंने भी कोशिश की है कई बार जाके, लेकिन सरकार ने क्या करा कि किसी हिंदू को कुछ नहीं दिया गया। हालांकि जो प्लान उन्होंने, सरकार ने स्कीम बढ़ाई, उसका भी कुछ सिख लोगों को तो बेनिफिट मिला, या जो 1984 से बेचारे यहाँ से उजड़ के जो लोग गए थे उनको भी मिला, लेकिन हिंदुओं को कुछ नहीं मिला वहाँ पे। कुछ नहीं मिला। हाँ, दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने, वो भी मैंने उस टाइम एक आवाज उठाई थी, साहिब सिंह वर्मा जी को, वो यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने अटल जी को कह के हमारे लिए व्यवस्था कराई कि हमें फ्लैट किस्तों पे दिया गया। उस फ्लैट को 3,30,000 में दिया गया था, जिसको पहले 10,000 रुपया लेके वो जमा करते थे, फिर 53,000 रुपया लेके कब्जा देते थे, बाकी पैसे किस्तों में देने थे। तो वो उस सरकार ने जरूर हमें दिया, वो बीजेपी सरकार ने, अटल जी की ने। बाकी पंजाब गवर्नमेंट ने तो हमें पूछा ही नहीं कि आप कहाँ हो, कैसे हो। ये है दोनों तरफ का पक्ष। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप मैनिपुलेट कर झूठ को सच नहीं बना पाओगे। बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो दिन रात अभी इसी मुद्दे को भड़काने में लगे हुए हैं। हिंदू सिख में दोबारा दूरी पैदा करने की कोशिश हो जा रही है। पता है आगे चुनाव है, शायद वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्ड वीडियो आधा अधूरा फैक्ट बताकर जो है सिर्फ गैप पैदा करने की कोशिश करें। इन चीज़ों से बचना है। ये लोगों तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, इसको शेयर करो। ये सिर्फ ये नहीं है, अगर आपको चिंता है पंजाब की, अगर आपको चिंता है अपने देश की, तो आपको ये चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी। आपको ये चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी, तभी जाकर हाँ, लोगों तक सच वही पहुंचे ना। पंजाब को दोबारा हम देख सकते हैं।